नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का दोस्तों क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी का दोस्तों ये हम लोगों का छठा जो मॉड्यूल है उसमें पार्ट 2 का ये वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 थोड़ा लैग कर रहा था, ठीक है, इंटरनेट की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट 2 आप लोगों के लिए लाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके आगे का। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर कह रहे हैं यहाँ पर आपका जो यम दिया है 120 लीटर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जब लीटर दिया है ना, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान आपका आता है लगभग आपका दोस्तों आ जाता है, आपका 1 लीटर बराबर आपका आ जाता है 1 किग्रा की। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर T1 है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, T2 है 85 डिग्री सेल्सियस, और विशिष्ट उसमें यश का मान दिया कितना 4.2 दिया है। यहाँ पर कह रहे क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला यूज करते हैं क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी का। ठीक है, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी जो आप लोगों का आता है, यहाँ पर एम का मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर एम का मान 120 हम लोग को रख देते हैं। एस का मान देखिए यहाँ पर 4.2 रख देते हैं, और यहाँ पर डेल्टा टी का मान अगर आप लोग देखेंगे तो डेल्टा टी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी इक्वल टू हम लोग निकालते हैं डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो डेल्टा यानी कि यहाँ पर 85 माइनस 20, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 65 रख देते हैं मान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कितना मान रख देते हैं, यहाँ पर 85 माइनस 20 तरीके से ही रख देते हैं, तो 120 गुणे 4.2 गुणे 65। ठीक है, इसका यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग टोटल जब गुणा करेंगे तो हमारे लगभग कितना आ जाएगा 32,750, 32,760 किलो जूल। ठीक है, 32,760 किलो जूल आ जाएगा। यहाँ पर आंसर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, आप अपना गुणा करके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड दिया है 0.1 दिया है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आपको गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गणना हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला अभी तक यूज करते आए हैं Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वही फार्मूला यहाँ पर भी हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, M इंटू एस इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पर M का मान देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो अच्छा ये इसका मान आपको किस में ज्ञात करना है, जूल में ज्ञात करना है, तो हम लोग जूल में ही निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए M का मान रेज द हीट ऑफ टेम्परेचर 85.5 दिया गया है। कितना दिया गया है 85.5, 85.5 हो गया, गुणे एस का मान देखिए कितना दिया गया है, एस का मान दिया गया है 0.1 दिया गया है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया गया है 35 माइनस 20, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए 35 माइनस 20 आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 85.5 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 में से 20 जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमारा सब कुछ वैल्यू क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 85.5, और ये कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसका अगर हम लोग दोस्तों अगर गुणा करेंगे तो ये लगभग दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 128.25। ठीक है, कितना आ जाएगा 128.25, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, जूल में आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे 140 नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ वी रिक्वायर 510 कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा 170, यहाँ पर बना लीजिएगा 170 ग्राम मटेरियल की जो विशिष्ट ऊष्मा है
वह कितना क्या ज्ञात करना है यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ाने के लिए यहाँ पर 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी किसका मात्रक है? आपका ऊष्मा का मात्रक है, जो कि आपका सीजीएस मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी का। अब यहाँ पर देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है? तापमान बढ़ाने विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि इस एस का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर 510 कैलोरी। यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया गया है? 510 कैलोरी दिया है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया है आपका 170 ग्राम। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा आपको यह ज्ञात करना है। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 80 माइनस 50 हम लोग कर देंगे, तो 80 माइनस 50 यानी कि यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एस का मान देखिए हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पर देखिए 510 बटे 170 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तो। अब देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 3 आया। ठीक है, अच्छा ये आपका बटे में जाएगा, बटे में नहीं, ये गुणे 30। ठीक है, अब देखिए ये आ चुका। अब यहाँ से इसको 3 से हम लोग काटेंगे 30 को, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.1 अगर आपका आ गया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट दिया है 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम दिया है फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन किलो कैलोरी। कह रहा है किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक का 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी? यहाँ पर वही सेम फार्मूला, कौन सा फार्मूला? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले पर ही हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। विशिष्ट उसमें देखिए ये स्मॉल एस का मान दिया हुआ है 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान किसका ज्ञात करना है? तो अब हम कितनी मात्रा यानी कि क्यू का ही मान ज्ञात करना है। एम का द्रव्यमान कितना दिया गया है? यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए 300 ग्राम है, 300 ग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एम का मान कितना हो गया? 300 ग्राम हो गया। और यहाँ पर एस का मान देखिए कितना दिया गया है? 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम हो। यहाँ पर डेल्टा टी का मान देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है? 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75 माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 300 गुणे 0.092 हो गया, और गुणे यहाँ पर 75 में से 25 जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 50 हुआ तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 से आपका दशमलव हट जाएगा, यहाँ से ये दशमलव आपका हट जाएगा, यानी कि 3 गुणे 92 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा, 92 गुणे 15। तो यहाँ पर देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 3 बचा, 15 नाम 135, 136, 137, 138। ठीक है, 1380 आ जाएगा, 1380। तो 1380 आपका किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो कैलोरी में आएगा 1380 कैलोरी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? किलो कैलोरी। यहाँ पर किलो कैलोरी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर बी वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 के यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करें? हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय ए कॉपर इंगॉट वेटिंग 400 kg is heated from 40 degree Celsius to 72 degree Celsius from the purpose of forging. Specific heat of copper is 0.09 दिया है। कह रहा है फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलोग्राम का वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा
अवशोषित की जाती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 दिया गया है। कह रहे हैं यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा अवशोषित की जाती है। यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पर Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए M का मान कितना दिया गया है, M का मान दिया गया है यहाँ पर देखेंगे 400, ठीक है। अच्छा ये किलो में है, ठीक है, और यहाँ पर ये कैलोरी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर बदल लेते हैं किसमें, वजन को हम लोग ये 400 जो दिया गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम में लिखेंगे, 10 घात 3 हो जाएगा ये ग्राम। एस का मान देखिए क्या दिया गया है, विशिष्ट उसमें एस का मान दिया गया है 0.09 दिया गया है। डेल्टा टी का मान, यहाँ पर टी का मान कितना दिया गया है, 72 - 40, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे 72 - 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्यू का मान कितना आ जाएगा, 400 गुणे 10 के घात 3, ठीक है, गुणे 0.09 और गुणे 72 में से ये कितना 40 जाएगा, ये आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये हम लोग दशमलव अगर यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 4000, ठीक है, गुणे 9 गुणे 32, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 चौक 36, 36 गुणे यहाँ पर 32 हो जाएगा गुणे 1000, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग 6 दूना 12, लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, इसका देखिए जब गुणा करेंगे तो ये तो आपका 0 तो आएगा ही, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका किलो हो जाएगा, किलो कैलोरी में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, लास्ट में यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 यानी कि आंसर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 142 का दोस्तों यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होने वाला है, 1152 किलो कैलोरी, ठीक है। आप लोग इस तरीके से शॉर्टकट में भी आप लोग निकाल सकते हैं, ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए कहा गया है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रिस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कह रहे उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा उष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। तो देखिए जो उष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं उसको हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं, और जो कुचालक पदार्थ होता है उसको हम लोग इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 143 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और देखिए जिसमें से दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके वो आपका कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में क्या करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। जिसमें लोहा पाया जाएगा वो आपका लौह धातु है, जिसमें से लोहा ना पाया जाए वह आपका अलौह धातु है, ठीक है। इस तरीके से कहा गया है कि जिसमें रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं वो हमारा कुचालक पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया विच वन इज हीट इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एक उष्मा रोधक है। तो देखिए जो उष्मा रोधक है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जो उष्मा रोधक है वो आपका है थर्मोकोल। थर्मोकोल देखिए जो बर्फ बेचते हैं, आप लोगों को पता होगा, जो आइसक्रीम बेचते हैं वो लोग थर्मोकोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उष्मा का अवरोधक होता है, उससे न तो जल्दी अंदर का जो ठंडा है ठंडक है वो बाहर के तापमान से वो जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुचालक का काम करता है। तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है थर्मोकोल, ठीक है। बाकी यह तांबा सीयू हो जाएगा आपका, ये धातु है। ब्रास यानी कि पीतल। अब देखिए अगला प्रश्न है, करे विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इनमें से किसकी उष्मा जो चालकता है सर्वाधिक होती है, ठीक है। कह रहा है उष्मा चालकता किसका सबसे ज्यादा होता है, इसके बारे में पूछा। देखिए जो उष्मीय चालकता होती है ये दोस्तों आपका होता है सॉलिड का, तो जो आपका सॉलिड आइस होता है, ठोस बर्फ होता है, इसकी जो उष्मीय चालकता होती है यह सर्वाधिक होती है। 145 का दोस्तों यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, उष्मारोधी मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा उष्मारोधी मटेरियल का गुण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए इनमें से जो उष्मारोधी मटेरियल का गुण नहीं है, देखिए जो कम चालक उष्मारोधी जो मटेरियल होता है उसकी जो उसमें चालकता होती है वह कम होती है, जिससे वो हीट का ट्रांसफर बहुत कम कर पाता है या लगभग ना के बराबर करता है। ठीक है, और देखिए आग का प्रतिरोधी होता है, तो ये भी आग का प्रतिरोधी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कम नमी अवशोषण, ये पानी की नमी को भी ज्यादा अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, और तन्यता जो है यह आपका क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो उष्मारोधी मटेरियल, ये डक्टिलिटी, ये पदार्थों का क्या है, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जो उष्मारोधी मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस आग प्रतिरोधी होता है, और कम नमी अवशोषण करने की भी इसकी गुण होती है। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा नमी नहीं अवशोषित करता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए रेफ्रिजरेटर में दोस्तों जो हम लोग ज़्यादा मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है यहाँ पर पॉलीयूरेथेन। ठीक है, तो 147 के दोस्तों यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीयूरेथेन का प्रयोग हम लोग इसमें यूज करते हैं, यहाँ पर इसको बना लीजिए, इंसुलेटिंग। ठीक है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, तो वो हमारा है पॉलीयूरेथेन। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है इनमें से कौन सा एक खराब उष्मारोधक है? तो देखिए जो खराब उष्मारोधक है वो है आपका दोस्तों यहाँ पर ग्लास, यानी कि कांच। कांच क्या करता है, हीट का ट्रांसफर कर देता है। देखिए जो आप लोग कभी देखे होंगे, कभी कोई मॉल में जाते हैं, ठीक है, वहां पर जो शीशा लगा रहता है वो देखेंगे, कभी उस पर अगर धूप वूप पड़ता है तो क्या रहता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो उष्मा अवरोधक का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो हीट कर रहा है। तो वो आपका क्या है, ये खराब ऊष्मारोधक है, ज़्यादा ऊष्मा को, हालाँकि थोड़ा बहुत करता है ऊष्मा को अवरुद्ध। ठीक है, कि अंदर का जो वहाँ पर जो वेंटिलेशन रहता है, यानी कि जो ठंडक वहाँ पर रहता है, उसको बाहर के जो गर्मी रहता है ये आपस में कम आने देता है, लेकिन ट्रांसफर तो ज़रूर करता है ये। ठीक है, तो ये आपका खराब ऊष्मारोधक है। बाकी कार्क, रबर और सॉडस्ट ये सब आपके ऊष्मारोधक मटेरियल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहा व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, कह रहा है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में पिघलता है। तो देखिए जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में पिघलता है दोस्तों, तो वो दोस्तों होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि हम लोग गलनांक बोलते हैं। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलेगा वो हमारा गलनांक है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला प्रश्न कहा गया है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर आपका हिंदी गलत दिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है यहाँ पर गलनांक, तो बना लीजिएगा, हिंदी आपका गलत दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्वथनांक, सॉरी गलनांक क्या होता है? तो एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है दोस्तों ये होता है आपका 660 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब गलनांक की बात करेगा, ठीक है, ये होता है आपका कितना, 660 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक होता है आपका क्वथनांक होता है, जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो होता है आपका 2519, कितना होता है, 2519 डिग्री सेल्सियस, ये आपका होता है आपका क्वथनांक। ठीक है, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे
कि जो एल्युमिनियम का गलनांक होता है वो 660 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपका अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर इसको आप लोग बना लीजिएगा, यानी कि आपका क्वथनांक की बात यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? ये एल्युमिनियम का जो क्वथनांक होता है वह 2519 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आपको भी पता होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये भी गलत लिखा गया है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। ठीक है, कह रहे व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी का देखिए गलनांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों जो मरकरी का गलनांक होता है ये होता है -38.72 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें दोस्तों क्वथनांक की, ठीक है, क्वथनांक कितना होता है 357 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक कितना होता है, गलनांक होता है आपका -38.72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरकरी का गलनांक -38.72 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक आपका 357 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि मरकरी यानी कि पारे का गलनांक कितना होता है। देखिए मरकरी यानी कि पारे का जो गलनांक होता है दोस्तों, ये होता है आपका 357 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट है तो ये आपका क्वथनांक रहेगा। ठीक है, तो देखिए मरकरी का जो आपका क्वथनांक होता है वो आपका 357 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर हो जाएंगे, हम कर चुकेंगे, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फिटर टर्नर और मशीनिस्ट अगर उनका है तो उनके लिए दोस्तों 399 रुपये में एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के छात्रों के लिए अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग दोस्तों इसको ले सकते हैं मात्र 399 में। ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा कंपटीशन लेवल की यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, और जितना यहाँ पर वीडियो लेक्चर है उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जितना भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसका आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस कोर्स के साथ में। ठीक है, और हमें आशा है कि अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन ये आपका 6 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, और इसको अगर कर लेंगे तो आपका कंपटीशन लेवल की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। कह रहे हैं बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि दाब को हम लोग पी से व्यक्त करते हैं, पी इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल यानी कि एफ बटा यहाँ पर हमारा रहता है क्षेत्रफल। पी इक्वल टू एफ बाई ए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर यानी कि दाब कहलाता है। बल या थ्रस्ट बटे इकाई क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया, कह रहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू ऑफ 1 बार। एक बार किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों एक बार बराबर होता है 10 घात 5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर होता है आपका 10 के घात 5 पास्कल के। आंसर आपका ए सही हो जाएगा, लेकिन कब, जब इसको हम लोग संशोधन कर देंगे तब। एक बार बराबर 10 के घात 5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर 10 के घात 5 पास्कल। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए दाब की एसआई इकाई होती है आपकी पास्कल। ठीक है,
पास्कल किसको बोलते हैं हम लोग? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है? इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।